इरफान ने कहा, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आफरीन ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, होश में तो है। इरफान ने कहा, आफरीन, आप तो जानती है कि हम लोग के यहाँ लव मैरिज नहीं होती। अगर हम शादी की बात अपने घर में करेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे और हम अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ेंगे। हम सिर्फ आपके दोस्त रह सकते हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते। ये सब सिर्फ इरफान के बहाने बनाने के लिए करता है ताकि आफरीन से पीछा छूट जाए। असलियत तो ये रहती है कि पैर ठीक होने के बाद इरफान को खुद पर घमंड होने लगता है और वो आफरीन जैसी सावली और कम हाइट की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। उसका अपने कॉलेज में ही दूसरी लड़की से अफेयर चलने लगता है। आफरीन उसे बहुत समझाती है, अपने प्यार की भीख मांगती है, लेकिन वो नहीं मानता और फ़ोन रख देता है। इरफान का ऐसा बर्ताव देखकर आफरीन को शौक लगता है। अब आफरीन जैसे टूट सी गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो किसी से इस बात को जाहिर भी नहीं कर सकती थी। मन ही मन बस अपने गम को लेकर परेशान रहती है। आफरीन रोज़ उसके कॉल और मैसेज का इंतज़ार करती कि वो कॉल करके कह दे कि वो सारी बातें झूठी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आफरीन खुद भी उसे कॉल करती है, मैसेज करती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है। आफरीन अब डिप्रेशन में रहने लगती है। उसे दुनिया की कोई भी चीज़ अब अच्छी नहीं लगती। और फिर उसी बीच अचानक उसके अब्बू की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तो जैसे आफरीन पर गमों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश होने लगती है। लेकिन जब उसको होश आया तो आफरीन को इस बात का इंतज़ार था कि उसके इस दुख में इरफान उसका साथ देने ज़रूर आएगा और आकर उसको सहारा देगा और उसे अपना लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 दिन गुजर जाते हैं। इरफान का घर आना तो दूर, उसका ना तो कोई कॉल आता है और ना ही कोई मैसेज। एक तरफ बाप की मौत का सदमा तो दूसरी तरफ इरफान की बेवफाई। इन दोनों चीज़ों का आफरीन पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो दिमागी रूप से बीमार होने लगती है। अब उसको किसी की भी कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। छोटी छोटी बात पर गिरकर बेहोश हो जाती है। हर बात पर जिद करती है और अगर जिद पूरी न की जाए तो उसके सिर पर मानो खून सवार हो जाता। वो इस तरह गुस्सा करती जैसे भूल भुलैया फिल्म की अवनी। जब वो खुद को मंजुलिका समझती है। सब उसको बहुत समझाते हैं, दिलासा देते हैं, पर उसके ऊपर किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो जैसे अपने आप में ही नहीं रहती। एक दिन तो ऐसा हादसा होता है जो ऐमन को हिलाकर रख देता है। ऐमन कमरे में अपने कपड़े प्रेस कर रही थी कि तभी उसे दूसरे कमरे से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ पागलों की तरह हंसने की रहती है। ऐमन आवाज़ सुनकर डर जाती है। वह कमरे की तरफ डरते डरते जाती है और कमरे के अंदर देखती है तो उसको आफरीन टूटी हुई चूड़ी से अपने हाथ काटते हुए और हंसते हुए दिखती है। ऐमन बहुत डर जाती है और चीख मारती है, मम्मी मम्मी। सब लोग दौड़कर रूम में आ जाते हैं और आफरीन की इस हरकत को देखकर शॉक हो जाते हैं। आफरीन की मम्मी ने कहा, आफरीन तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इतना कहकर आफरीन की मम्मी उसके हाथ से चूड़ी छीनती है, लेकिन वो ज़ोर से चूड़ी को जकड़े रहती है और अपने हाथ पर चलाती रहती है। फिर ज़बरदस्ती आफरीन की मम्मी उससे चूड़ी का टुकड़ा छीनती है तो थक कर वो रोज़ की तरह बेहोश हो जाती है। आफरीन की इस हरकत से पूरा घर शौक में रहता है। होश आने के बाद आफरीन को कुछ भी ऐसा याद नहीं रहता। उसकी मम्मी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है, ये मैंने नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं, और फिर रोने लगती है। 1 हफ्ते तक आफरीन ऐसी ही हरकत करती रहती है। कभी वो अपने हाथ काटती है तो कभी पैर, कभी वो छुरी का इस्तेमाल करती, कभी चूड़ी के टुकड़े का, तो कभी ब्लेड का। लेकिन उसमें एक बात थी, वो कभी अपनी नसें नहीं काटती थी, बस वो उतना ही
अपनी बॉडी पर कट मारती थी जितने में उसकी बॉडी से ब्लड निकल सके। आफरीन की मम्मी रो रो कर उससे मिन्नतें करती कि वो ऐसा न करे, तो फिर आफरीन पर अपनी मम्मी की बातों और आंसुओं का थोड़ा असर पड़ता है। वो कहती है ठीक है, लेकिन वो छुप छुप कर खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी। कभी वो वॉशरूम में अपने हाथ की आस्तीन हटाकर अपनी बॉडी काटती, तो कभी अपने पैर को और फिर कपड़े से ढक लेती। सबको लगा कि आफरीन ने खुद को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई का पता सबको तब चलता है जब एक दिन आफरीन के पैर में दर्द रहता है।